बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। देखो, एक लड़का एक क्वेश्चन ये पूछा है। ये क्वेश्चन आईआईटी 2009 में पूछा गया है। ये फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो जो तुमको ये सीट दिए हैं उसमें भी दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और इसमें बहुत मैथमेटिक्स भी है। ये डिस्क ऑफ रेडियस a/4 हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलम is placed in xy plane with its center at -a/2, 0, 0. A rod of length a carrying, या एक एक करके समझते चलें। एक डिस्क है, इस पे टोटल 6 कूलम का चार्ज दिया हुआ है और इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ का वो -a/2, 0, 0 है और इसका रेडियस जो है वो a/4 है। तो आप ऐसा समझिए कि ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस a/2 है और इसका रेडियस a/4 है। तो a/2 का मतलब हुआ तुम्हारा 0.5a और a/4 का मतलब हुआ तुम्हारा 0.25a। तो ये जो डिस्क है ये यहाँ टच नहीं करेगा। अब देखिए, फोटो से क्या लग रहा है कि आधा फिगर अंदर है आधा बाहर है, जैसा फोटो दिया है। मैथमेटिक्स से भी ये बात समझ सकते हैं कि a/2 इसका सेंटर है और a/4 रेडियस है। तो ये डिस्टेंस a/4 है, यहाँ तक a/2 है, तो घटाएंगे तो ये भी a/4 बचेगा। ये a/4 है, ये भी a/4 है। तो इससे भी पता चल रहा है कि हाफ पोर्शन इसके अंदर है। तो पूरे का चार्ज 6 कूलम है, तो ये जो चार्ज होगा इनसाइड में वो 3 कूलम हो जाएगा। आगे दिया हुआ है फोटो में कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ अंदर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ बाहर है। शायद इस फिगर से फ्लक्स निकालना होगा। तो जो अंदर है उसी का चार्ज लेते हैं, जो बाहर है उसका चार्ज नहीं लेते हैं फ्लक्स में, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। आगे देखिए, ये रॉड ऑफ लेंथ ए कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम इज प्लेड ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम x बराबर a/4 टू x बराबर 5a/4। एक रॉड है जिसका एक इंड जो है वो x बराबर a/4 पे है और सेकेंड हिस्सा इसका 5a/4 पे है। पहले लेंथ ऑफ द रॉड निकालिए, तो लेंथ हो जाएगा 5a/4 माइनस a/4, मीन्स कि ये a बचेगा। और ये पता कीजिए कि कितना रॉड अंदर है, a/2 लेंथ है ये वाला। या आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज इन -7 कूलम एंड 3 कूलम आर प्लेड एट a/4 माइनस a/4 0 एंड -3a/4, 3a/4, 0 रिस्पेक्टिवली। कंसिडर ए क्यूबिकल सरफेस फॉर्म बाय 6 सरफेसेज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2। मतलब ये साइड है प्लस a/2 और ये साइड है माइनस a/2। सिमिलरली ये y बराबर है प्लस a/2 और ये माइनस a/2 और z अंदर बाहर है, ठीक है, प्लस a/2 वो भी है। तो इस क्यूब के द्वारा फ्लक्स निकालना है। तो हम लोग को ये पता करना होगा कि ये रॉड का कितना सेक्शन अंदर आ रहा है। तो टोटल a लेंथ है और ये पता कीजिए कि अंदर में इसका कितना पोर्शन है। तो यहाँ तक लेंथ a/2 है, यहाँ तक a/4 है, तो ये लेंथ शायद हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका l डैश a/2 माइनस a/4। सॉल्व कीजिए, ये a/4 आएगा। तो a लेंथ के रॉड में टोटल 8 कूलम चार्ज है, तो a/4 में कितना चार्ज होगा यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 1/4 चार्ज अंदर आएगा। तो टोटल 8 कूलम है, उसका 1/4 मतलब कि 2 कूलम अंदर आएगा। तो रॉड का 2 कूलम, डिस्क का 3 कूलम। कोऑर्डिनेट से भी आप समझ सकते हैं कि अंदर है और फिगर में दे ही दिया है कि ये अंदर है। तो -7 कूलम अंदर है और ये 3 कूलम बाहर है। तो टोटल चार्ज जो ये क्यूब के अंदर आएगा वो 3 कूलम आएगा आपका डिस्क का, 2 कूलम रॉड का और -7 कूलम जो है वो पॉइंट चार्ज का। तो ये बचेगा -2 कूलम। अब आइए फ्लक्स। फ्लक्स होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका फ्लक्स होगा -2c बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ प्रॉब्लम है क्या जी? यहाँ आ नहीं रहा। चलिए, कल जहाँ तक पढ़ाए थे फिर हम लोग उसके आगे बढ़ाए।
सीरीज पैरेलल शायद पढ़ा रहे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। डस्टर कहाँ है? तो देखिए, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में बहुत सारा मेथड है। अभी पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, नाम है इसका सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। सक्सेसिव रिडक्शन में क्या है कि जैसा कि नाम से ही है कि स्टेप बाय स्टेप इसको छोटा करते जाना है, रिड्यूस करते जाना है। मतलब कि सर्किट हो सकता है कॉम्प्लेक्स नजर आएगा, लेकिन कोई छोटे हिस्से में कहीं हो सकता है कि ये सीरीज या पैरेलल नजर आएगा। तो जो स्मॉल पार्ट में ये सीरीज और पैरेलल नजर आएगा, हम लोग उसको वहीं पे सॉल्व कर देंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप छोटा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये तरीका है, इसको हम लोग सक्सेसिव रिडक्शन मेथड बोलते हैं। जैसे कि आप वहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक ऐसा फोटो दिया हुआ है वहाँ पे इस तरीके से। यहाँ A मान लो, यहाँ पे B, ऑल कैपेसिटर्स का वैल्यू C है। तो क्वेश्चन है कि A टू B में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए। कितना होगा A टू B में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। सपोज करो कि A से हम लोग कोई चार्ज Q भेज देते हैं और ये चार्ज B पे निकल गया। देखिए ये इतना सिंपल नहीं है कि सीरीज पैरेलल में डायरेक्ट दिखेगा, ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। तो यहाँ से हम लोग Q चार्ज भेज दिए, यहाँ पे आया तो एक चार्ज ऐसे जा सकता है जो डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा। तो इस पाथ में जो चार्ज आगे जाएगा, हम देख रहे हैं कि ये कहीं पे पाथ में डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब चार्ज कहीं डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि वो सीरीज कम्बिनेशन है। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज कम्बिनेशन में है। आगे आते हैं, यहाँ आएंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो फिर जो चार्ज इस रास्ते से जाएगा, इससे होके ये ऐसे आएगा, इस तरीके से जाएगा ये। तो यहाँ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये दोनों को सीरीज कहा जाएगा। तो ये दोनों को सीरीज कहेंगे, ये दोनों को सीरीज। पहले इतना सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक स्टेप के बाद ये फोटो शायद ऐसा दिख सकता है, इस तरीके का इसका फोटो बन सकता है, जिसमें ये सीरीज है तो C का सीरीज 2 बराबर है तो C/2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 2 बराबर है तो C का सीरीज C/2 हो जाएगा। ये हमारा C है, ये C है और ये C है। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहा है। तो पैरेलल में ऐड होता है तो C/2 प्लस C, ये 3C/2 हो जाएगा। तो हम लोग फिर एक नया फिगर इसका तैयार करते हैं। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऐसा कोई दिखेगा। ये C रहेगा, C, ये 3C/2 और ये हमारा C हो जाएगा, सॉरी ये C/2। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में दिखाई पड़ रहा है। तो वो जो तीनों सीरीज में दिखाई दे रहा है, इसको आप एक बार सॉल्व कीजिए। तो सीरीज का कितना आएगा, C का C/2 हो जाएगा, C/2 और 3C/2। तो C/2 इंटू 3C/2 बाय C/2 प्लस 3C/2 ऐसा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए तो 3C²/4, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 4C हो जाएगा आपका। तो एक C यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा शायद 3C/8। अब देखिए एक स्टेप इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया आपका 3C/8 और ये हो गया C/2। अब ये दोनों पैरेलल में है तो सिंपल एडिशन होगा, 3C/8 प्लस C/2, वहाँ 4 हो जाएगा तो ये 7C/8 ऐसा। तो एक बार फिर से समझा देते हैं ये मेथड। सक्सेसिव रिडक्शन में क्या होता है कि ये मिक्स ग्रुपिंग होता है, कहीं सीरीज होता है, कहीं पैरेलल होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे ये सेक्शन में पैरेलल दिखेगा उसको छोटा सा सॉल्व कर देंगे, वैसे ही सीरीज को सॉल्व कर देंगे और सर्किट को रिड्यूस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सर्किट रिड्यूस करते जाएंगे, अपने आप वो सीरीज और पैरेलल नज़र आते चला जाएगा और लास्ट में वो अपने आप सीरीज या पैरेलल में आ जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप सर्किट को हम लोग छोटा करते हुए चले जाएंगे।
इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को यदि आप बनाना चाहें तो शायद बीच में कोई क्वेश्चन पूछा होगा नोट्स में, वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं। और ये सक्सेसिव रिडक्शन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन हम कुछ और आगे बताएंगे। बीच में यहाँ नोट्स में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए वो किस टॉपिक का है वो हम बता दे रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि एक कैपेसिटर है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए हैं, और सपोज करो कि यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट के बीच में अभी एयर था। हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर में बैटरी कनेक्टेड रहने दें, ये ऐसा, लेकिन यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें, तो क्या क्या परिवर्तन होगा वो पूछा जाता है। तो देखिए, बैटरी जो है वो वोल्टेज सप्लाई करता है, चार्ज भी यही देता है, तो यदि बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे कि बैटरी कनेक्टेड है, तो इसमें हम लोग V को कांस्टेंट करके चलेंगे कि वोल्टेज जो है वो इसमें कांस्टेंट रहेगा, V चेंज नहीं होगा। यदि आप यहाँ पे कोई परिवर्तन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बैटरी इसको चार्ज सप्लाई वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो मे भी चार्ज वगैरह चेंज हो सकता है, पर एक बात आपको याद रखना है कि यदि बैटरी कनेक्टेड हो तो वोल्टेज कांस्टेंट से स्टार्ट करना है। अब आइए, एयर में जो हम कैपेसिटेंस कल पढ़ाए थे वो C0 था, डाइलेक्ट्रिक में पढ़ाए थे कि एयर इंटू K टाइम्स था, तो डाइलेक्ट्रिक लाएंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, यानी कि C डैश जो है एयर का जितना वैल्यू था यदि C0 था तो उसमें K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बाद वाला कैपेसिटर C0 से बड़ा हो जाएगा, या इसको आप सिर्फ C लिखें तो C डैश का वैल्यू C से बड़ा हो जाएगा। सेकेंड आइए कि चार्ज बराबर CV। अभी हम कह रहे हैं कि इसमें V चेंज नहीं होता है जब बैटरी कनेक्टेड होता है, तो जब V चेंज नहीं होता और C K टाइम्स बढ़ जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज भी K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो Q डैश का जो वैल्यू है वो Q इंटू K टाइम्स, या आप ऐसा कहें कि ये चार्ज जो है वो पुराना से बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है V/D। अभी बैटरी का वोल्टेज वही है, कैपेसिटर प्लेट में हम चेंजेज नहीं कर रहे हैं सेपरेशन में, इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वैल्यू भी इस एग्जाम्पल में कांस्टेंट होगा। एक इसमें एनर्जी के बारे में पूछता है, तो एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यह हाफ CV² होता है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू C है, यदि C K टाइम्स इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज करेगा। आप ऐसा लिख सकते हैं कि U डैश बराबर K इंटू U, या U डैश ग्रेटर देन U। इस पे आधारित भी बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें और भी पॉसिबिलिटी है, इसमें टोटल 4-5 पॉसिबिलिटी है, सबको एक एक करके देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी हो गया, आइए इसका सेकेंड पॉसिबिलिटी। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाएं, बल्कि ये प्लेट को एक दूसरे से दूर खींच दें, प्लेट के बीच में सेपरेशन इंक्रीज कर दिया जाए, तब क्या होगा? तो C बराबर फार्मूला है A/0/D। यदि आप D बढ़ा रहे हैं तो C का वैल्यू घट जाएगा, तो C डैश लेस देन C होगा। अब आइए, अभी हम बता रहे थे कि V कांस्टेंट है, तो Q बराबर CV लगाइए, V चेंज नहीं हो रहा है, आप यहाँ देखिए C डिक्रीज किया है, ये घट रहा है तो ये भी घट जाएगा, तो Q डैश लेस देन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? V/D। आप देख रहे हैं कि V चेंज नहीं हो रहा है, पर D को घटाया जा रहा है, सॉरी घटाया नहीं, D को बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। आइए इसका एनर्जी देख लेते हैं, हाफ CV²। इसमें भी चेंज नहीं हो रहा है, C का वैल्यू घट रहा है, तो इसका भी वैल्यू घट जाएगा। ऐसा इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है कि यहाँ जो डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं वो डिस्टेंस कम कर दें, उल्टा भी ले सकता है कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में सेपरेशन डिक्रीज कर दें, तो ये घटा देंगे तो ये बढ़ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर में भी परिवर्तन आ जाएगा। ये प्रोसेस होगा इस तरह के क्वेश्चन बनाने का। अब आइए इसमें तीसरा पॉसिबिलिटी, थर्ड केस,
केस थ्री में आइए कि ये कैपेसिटर प्लेट है, आप यहां क्या करेगा, बैटरी ही हटा देगा, बैटरी रिमूव्ड, और उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक को यहां ले आएगा। बैटरी हटा देंगे तो क्या होगा, बैटरी ही इसको चार्ज सप्लाई करता है, बैटरी हटा देंगे तो चार्ज जो सप्लाई कर दिया सो कर दिया। अब बैटरी हटा देने के बाद आप कुछ भी उसमें छेड़छाड़ कीजिए तो वहां चार्ज नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि चार्ज देने का काम बैटरी करता है। तो हम ऐसा कहेंगे कि इसमें चार्ज का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे। और क्या क्या होगा, C बराबर देखिए डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं कैपेसिटेंस के टाइम से इंक्रीज करता है, ऐसा कल पढ़ाए थे। तो C डैश का वैल्यू K इंटू C हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये V/D है। अभी हमको ये पता करना होगा कि V क्या चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा है, तो आइए उसके आधार पे, या नहीं तो कोई दूसरा तरीका भी है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने का, पर चलिए वो चेक कर देंगे। रुक जाइए थोड़ा सा, पहले V आइए। V बराबर है Q/C, Q चेंज नहीं हो रहा है, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया तो आप कह सकते हैं कि वोल्टेज डिक्रीज करेगा, वोल्टेज जो है वो घट जाएगा। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड V/D। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि D चेंज नहीं हो रहा है और V का वैल्यू घट रहा है, V का वैल्यू घट रहा है, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि V का वैल्यू घटेगा तो E का भी वैल्यू घटेगा। या इसका एक और तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बताए थे चार्ज प्लेट में Q/A∁0 होता है, A और ε0 चेंज नहीं हो रहा है, और Q क्या हो रहा है, Q का वैल्यू यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो Q का वैल्यू तो वैसे देखेंगे तो फिर Q का वैल्यू कांस्टेंट है तो ये चेंज नहीं हो रहा, पर यहाँ थोड़ा सा गलती हो रहा है, ये एयर में है। हम लोग जानते हैं कि जब इसको डाइलेक्ट्रिक्स में लगाएंगे तो ε0 ही बदल जाता है, ε0 इंटू K हो जाता है, तो A∁0 इंटू K हो जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे नीचे बढ़ गया तो ये वैल्यू घट जाएगा। आप ऐसे भी इसको जवाब दे सकते हैं, और यदि ये समझ में आ गया तो ज़्यादा बढ़िया है। अब आइए एनर्जी होता है इसका Q²/2C। एनर्जी का वो फार्मूला लगाना है जिसमें चार्ज या वोल्टेज में एक टर्म जो कॉमन है, कांस्टेंट है। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज कांस्टेंट है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि C का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि U का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो U घट जाएगा। ये केस थर्ड था। अब आइए केस फोर में फिर क्या करेगा, बैटरी को हटा देगा। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर प्लेट इतना सेपरेशन पे है और इसके बीच का डिस्टेंस को घटा देगा और बैटरी को भी हटा देगा। तो बैटरी हटा दिया तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। C बराबर फार्मूला है बच्चा A∁0/D। D यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये घटेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब आइए एनर्जी क्या होगा या वोल्टेज क्या होगा। वोल्टेज बराबर फार्मूला है Q/C। C का वैल्यू बढ़ रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड V/D। V क्या हो रहा है, V का वैल्यू घट रहा है, D का भी वैल्यू घट रहा है, तो मे बी कि दोनों घट रहा है तो ये कंपनसेट कर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये शायद कांस्टेंट हो जाएगा कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। या दूसरा मेथड देखो, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो Q/A∁0 होगा ऐसा, और जैसे डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q/A∁0 इंटू K। और चार्ज यहाँ चेंज हुआ था क्या, ये दोनों घट रहा है, ε0 परमिटिविटी मीडियम, नहीं इसमें क्या है कि डाइलेक्ट्रिक नहीं लगा रहे हैं हम लोग, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एयर ही है, केवल D चेंज कर रहे हैं, तो इसमें D कहीं शामिल नहीं है फार्मूला में। इसका ये मतलब हुआ कि आप यहाँ से ज़्यादा क्लियर जवाब दे सकते हैं इसका कि इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। एनर्जी है इसमें Q²/2C। यहाँ पे Q चेंज नहीं हो रहा है और C का वैल्यू इंक्रीज किया है, तो C का वैल्यू इंक्रीज किया, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये चार पॉसिबिलिटी बताए।
इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा सवाल आएगा बेसिकली इस 4 पे ही क्वेश्चन दिया जाता है, इसको आपको देख लेना है। बीच में कोई ये डॉट पूछा होगा इसलिए नोट्स में इस डॉट का, या आपको यूनिवर्सल में 2-3 जगह इसका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। उसके बाद कुछ और डॉट ही बताया गया है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन शायद बताए थे। एक टर्म इसमें साथ में दिया हुआ है एनर्जी डेंसिटी। बीच बीच में लोग जैसे क्वेश्चन किया वैसे जवाब देते चले गए। देखिए एक टर्म है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये डिफाइंड होता है आपका एनर्जी बाय वॉल्यूम। आप इसका थोड़ा यूनिट वगैरह चेक कर लीजिए, ml² T-2 L3, तो ये ml-1 T-2। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर के बराबर होता है, या स्ट्रेस के बराबर होता है, या कोई भी मॉडुलस के बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बराबर होता है, ठीक है। अब आइए एनर्जी डेंसिटी यहाँ कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, हाफ CV² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही वैल्यू बैठा दीजिए, आप किसी को बैठा सकते हैं, A∈0/d इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ यहाँ d मान रहे हैं, कैपेसिटर प्लेट के बीच में सेपरेशन d मान रहे हैं। यहाँ शायद a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ε0² v²/d², 1/2 ε0 ये हो जाएगा आपका v/d का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो एनर्जी डेंसिटी आएगा, v/d को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ε0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैट में एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। हम लोग इलास्टिसिटी में भी कुछ एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पढ़े थे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और उसका 2 और फार्मूला होता था। वैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स में एनर्जी डेंसिटी पढ़े थे, ठीक है। वैसे ही हम लोग वेव वाले चैप्टर में एनर्जी डेंसिटी पढ़े थे। कहीं कहीं इसका डायमेंशन भी पूछता, वो एक्सप्रेशन लिख देता है, तो आप सबका एक्सप्रेशन याद रखिए और देख लीजिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। बहुत सारे चैप्टर में ये एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट आता है। तो ये जो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है 1/2 ε0 T², ये एनर्जी डेंसिटी एयर का फार्मूला है, जब एयर में लिखेंगे तब। अदरवाइज यदि कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो ε0 को रिप्लेस कर देंगे ε0 इंटू के से, तो ये ε0 इंटू के इंटू E², तो ये हो जाएगा 1/2 ε0 E² इंटू के। ये हुआ एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला डाइलेक्ट्रिक में। तो डाइलेक्ट्रिक में एनर्जी डेंसिटी 1/2 ε0 E² इंटू के, सिंपल एयर में एनर्जी डेंसिटी 1/2 ε0 इंटू E²। इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पे दिया हुआ है, और कुछ इसको इस्तेमाल करेंगे कुछ फार्मूला डिराइव करने में, तो आने वाले समय में वो हम बताएंगे। एक यहाँ पे कोई नोट्स में यदि आप नोट्स वाइज जाएं तो एक बीच में कोई डॉट पूछा था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, तो देखिए हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ाए नहीं थे, अभी पढ़ा दे रहे हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर स्पेलिंग सही लिखे, हाँ डबल एल, पता नहीं सही लिखा ना, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें क्या होता है कि एक कैपेसिटर तुम्हारा ऐसे है, मान लो कि इसका रेडियस ए है, लेंथ भी मान सकते हैं कि सपोज करो इसका लेंथ एल है, ये एक दूसरा सिलेंडर से सराउंडेड है इस तरीके से मान लो कि ये दूसरा सिलेंडर से सराउंडेड है, और सपोज करो कि इसका रेडियस जो है वो बी है, तो हम लोग को इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ये मान लो इसका सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस इंड्यूस हो जाएगा, और बाहर में हम लोग इसको अर्थिंग कर देंगे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसा है कि इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ वाला रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। यहाँ से सेंट्रल एक्सिस से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका वैल्यू होगा λ/2πε0 इंटू r।
हम लोग को पोटेंशियल चाहिए ताकि हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकें। तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर फार्मूला होता है माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। यहाँ से डी वी लिख देंगे तो माइनस ई डी आर। ई का वैल्यू है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू डी आर। चलो इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी आर बाई आर। ये ए टू बी जा रहा है, ए से बी वेरी कर रहा है, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल ऑफ ए और ये पोटेंशियल ऑफ बी। चलो माइनस इधर ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी बी माइनस वी ए, यह जाएगा लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर और लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। देखें यहाँ पे ए पे प्लस है और बी पे माइनस है, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। हम लोग जो भी लिखते थे वो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी को भी लिखेंगे, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये वी ए माइनस वी बी और इसी को सिंपली भी लिखेंगे। और लेमडा क्या हो जाएगा, चार्ज बाय लेंथ हो जाएगा। इस पे लेमडा कितना, लेमडा का मतलब क्या था, चार्ज बाय लेंथ था, तो चार्ज वहाँ से क्रॉस करके निकाल लेंगे। तो इस पे जो लेमडा है रिप्लेस होके क्यू इंटू एल हो जाएगा, या सॉरी क्यू बाई एल हो जाएगा, तो क्यू बाई एल हो जाएगा। और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठा दीजिए, एल एन बी माइनस एल एन ए। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। हम लोग क्यू को सी भी लिख देंगे, तो v इज इक्वल टू क्यू को सी भी लिख दीजिए, एल इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अब लॉग ए बाई बी का फार्मूला बैठा दिए, v से भी कैंसिल, तो यह आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाई एल एन बी बाई ए। एल एल काट के बहादुरी नहीं दिखा देना, तो ये इसका आंसर होगा। बीच में कोई क्वेश्चन पूछा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, तो उसका यहाँ जवाब दिया हुआ है। ये एक टॉपिक भी हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वापस आइए सक्सेसिव रिडक्शन पे ही, कैसे हम लोग सक्सेसिव रिडक्शन पे और क्वेश्चन बनाएंगे। एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिया हुआ है सक्सेसिव रिडक्शन का। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, या आप एक हेक्सागन बना लीजिए, हेक्सागन दिया हुआ है, एक हम लोग हेक्सागन बना लेते हैं। इसके प्रत्येक साइड में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसे इस तरीके से रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सक्सेसिव रिडक्शन रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में सेम तरीके से लगाया जाता है। हर साइड को यहाँ से जोड़ दिया गया है इस तरीके से। ए और बी के बीच में हम लोग को इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। ये 3 ओम दिया हुआ है, ये 3 ओम, ये 3 ओम, 3 ओम यहाँ भी है, 3 ओम यहाँ भी है, 3 ओम यहाँ भी है, ये 6 है, 6 ओम दिया हुआ है, ये भी 6 ओम दिया हुआ है और ये भी 6 ओम दिया हुआ है। ए और बी में निकालना है। ये भी सक्सेसिव रिडक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यदि आप एक्सपर्ट हैं सीरीज पैरेलल का, तो इसको बिना कैलकुलेशन का मतलब डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, लेकिन बहुत बच्चा नहीं जानता उतना, तो देखिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहे हैं। लास्ट में एक लाइन में भी हम आंसर बता देंगे कैसे आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, रेजिस्टेंस में करंट भेजते हैं और कैपेसिटर में चार्ज भेजते हैं। सीरीज पैरेलल दोनों का एक प्रोसेस से सॉल्व होता है। कुछ कुछ बात में डिफरेंसेज आएगा दोनों का, तो जहाँ जहाँ डिफरेंस आएगा हम वहाँ बता देंगे कि ऐसा कैपेसिटर में कर सकते हैं पर ऐसा रेजिस्टेंस में नहीं कर सकते हैं। बहुत 1-2 नियम में केवल उस तरह से आता है, बाद बाकी सबका रूल करीब करीब एक जैसा है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो करंट जाएगा उसको यहाँ निकलना है, तो यदि कोई इस रास्ते में चला जाएगा तो ऐसे होकर यहाँ पहुँच जाएगा, इसमें कोई बंटवारा नहीं हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों सीरीज है, तो 3 और 3 का कितना हो जाएगा 6। तो यदि हम लोग एक नया फोटो बनाएं कि ये 6 है और यहाँ 6 लगा दिए, ये भी 6 हो गया, ओम नहीं लिख रहे हैं थोड़ा। फिर ये आपका 3 है, फिर यहाँ पे एक हम लोग का 6 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे भी 3 है और फिर से यहाँ पे एक 6 दिया हुआ है, और ये फिर से यहाँ 3 है और फिर ये कैसे दिया हुआ अपना, ये भी वैल्यू 3 है। अब आप देख सकते हैं कि ये 6 किस में है, पैरेलल में है, तो 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर से ये आपका यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे ये आपका 3 आएगा, तो ये हो गया। ये एक ये बच रहा है, एक यहाँ पे हम लोग ऐसे जोड़ दें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, ऐसे जाना है हमको।
ये वैल्यू यहाँ पे 6 है, ये वैल्यू भी यहाँ पे 6 है। अब ये साफ दिख रहा है कि 3 3 का वैल्यू सीरीज में, तो ये 6 हो जाएगा। तो फिर से हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये 3 3 का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, ये 6 हो गया, ऐसा 6 हो गया। यहाँ पे ये 6 हुआ, एक 6 यहाँ भी और है ऐसे, और ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, इस तरीके से। फिर ये 6 6 का कितना हो गया, 3 हो गया। तो फिर एक नया फोटो बनाएंगे हम लोग इसका। यहाँ पे ये हम लोग का 3 हो गया, ये 6 6 का 3, ये भी 3, एक 6 यहाँ पे और है, और ये यहाँ पे 3 है, ऐसा फोटो बनेगा। ये 3 3 का 6 हो जाएगा। फिर से हम लोग फोटो बनाएंगे। यहाँ पे ये 6 रहेगा, ये 3 है, ये 3 है, और ये 3 3 का यहाँ पे 6 आ जाएगा ऐसा। अब ये 6 6 का जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फिर से हम लोग यदि एक फ़ोटो बनाएं तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी ये 3 आ जाएगा, ऐसा कुछ। अब ये 3 3 सीरीज है तो कितना आ जाएगा, 6। तो हम लोग यदि इसको बनाएं तो एक जगह 6 और एक जगह 3 ऐसा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 ओम आ जाएगा पैरेलल में। लेकिन इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीरीज पैरेलल यदि बढ़िया से समझते हैं तो देखिए हम इसी फिगर में बता देते हैं। देखिए समझिए, इधर ये 3 3 का हम लोग यहाँ 6 लगा दिए, तो आप ऐसा समझिए कि ये दोनों हटा करके यहाँ पे हम लोग एक 6 लगा दिए। ये 6 और ये जो 6 लगाएंगे वो 3 हो जाएगा। फिर ये 3 यहाँ तक में 3 बचेगा, और 3 फिर ये कितना हो जाएगा, 6। तो हम लोग यहाँ पे 6 लगा देंगे, यहाँ का 6 और यहाँ का 6 3 हो जाएगा। फिर ये 3 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ से एक हम लोग 6 लगा देंगे, ये 6 6 3 हो जाएगा, और फिर ये 3 3 का 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 और यहाँ 3 पैरेलल हो जाएगा, तो 6 3 का पैरेलल जो है वो 2 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एक सर्कल में दिया गया है, तो देखिए वो सर्कल में कैसे बनाएंगे। एक सर्कल में 4 कैपेसिटर दिया हुआ है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन सब है। ऐसा है कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, सब सी है। ए से बी में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सपोज करो कि जो चार्ज यहाँ से जाएगा उसको हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो जो चार्ज यहाँ पे इंटर किया, एक रास्ता ये है आने का, किसी भी तरीके से उसको बी पे पहुँचना है, और जो इस रास्ते में चल गया उसका घर यहाँ है। तो इधर दिन भर कहीं क्रिकेट खेला, कहीं घूमने गया, और लास्ट में यहाँ पहुँच गया। तो इधर कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ। तो बंटवारा नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे कि ये सीरीज कम्बिनेशन है। तो सी का 3 बार इक्वल वैल्यू है। तो हम बताए थे कल कि जितना बार इक्वल वैल्यू होगा उतना से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी, और ये c/3 हो जाएगा। और चूंकि ये पैरेलल है तो ए से बी का इक्विवेलेंट c/3 प्लस सी, ये सॉल्व करके 4c/3 आ जाएगा। ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है हेक्सागन में ही, सीरीज ये सक्सेसिव रिडक्शन का कुछ आसान एग्जाम्पल सब। जैसे कि एक हेक्सागन फिर से दिया हुआ है, इस बार इसके सब साइड में एक एक कैपेसिटर दिया हुआ है इस तरीके से यहाँ पे। अब इसमें कोई 2 पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। जैसे एक बार ए और बी के बीच में निकालना है, तुम लोग जो है वो ए और डी के बीच में निकालेगा घर में, ए और ई के बीच में निकालेगा घर में। तुम लोग का ये होमवर्क है, ये जो है वो होमवर्क है। CAD ये क्या होगा और CAE क्या होगा, ये निकालना है। अभी हम निकाल रहे हैं CAB कि CA से B में कितना होगा। तो देखिए यहाँ से जो चार्ज इंटर करेगा उसको किसी भी हाल में यहाँ निकलना है, वो दुनिया में कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। A पे भेजे, B पे वापस आना है। तो एक आदमी बोलेगा हम डायरेक्टे चल जाएंगे ऐसे, एक घुमक्कड़ ऐसे घूम घूम के आएगा, तो जो ऐसे घूम के आएगा पर कहीं बट नहीं रहा, सब जगह एक ही रास्ता से पास हो रहा है। फोटो कैसा हो उससे कोई मतलब नहीं हो। हम बताए थे कि एक ही रास्ता होगा तो उसको सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। तो चूंकि ये कहीं डिवाइड नहीं हुआ तो ये सब सीरीज कम्बिनेशन है। और ये कितना बार बराबर है, 1 2 3 4 5 बार। तो जितना बार इक्वल होता था हम बोले थे उतना से डिवाइड होता है। तो ये C/5 हो जाएगा। नीचे एक C है, और अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है
तो ए से बी का हम लोग इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर देंगे पैरेलल का, ये c/5 प्लस सी, तो ये 6c/5 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल है आसान सा। जैसे देखो एक लॉलीपॉप सवाल है, ये हलवा सवाल, सी ऐसे दिया, ऐसे ए से बी में निकालना है। यहाँ ए मान लो, यहाँ बी, जो चार्ज ए पे इंटर करेगा वो बी पे डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, और जो यहाँ जाएगा ऐसे घूम के आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है। तो सी का सीरीज 2 बार इक्वल है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो हम लोग लिख सकते हैं c/2 प्लस सी, ये 3c/2 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कल से रिलेटेड, क्वेश्चन तो और भी बहुत सारा है सक्सेसिव रिडक्शन में। देखिए एक सर्कल में दिया हुआ है कि ऐसा कहीं अरेंजमेंट है कैपेसिटर का, यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ A है और यहाँ B है, सारा कैपेसिटर का वैल्यू C है। यूजिंग सक्सेसिव रिडक्शन इसको हम लोग को इक्विवेलेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर वही बात कि आप चार्ज को A से भेजिए और हर हाल में बोलिए कि B के पास आ जाना। तो जो इस रास्ते से जाएगा, इधर यदि चल गया गलती से, तो ये ऐसे घूम के आएगा, पर ये बटेगा नहीं। तो आप कह सकते हैं कि C का ये सीरीज है, तो सीरीज है तो ये c/2 हो जाएगा। अब हम स्टेप जंप करेंगे, तो मान लीजिए कि ये c/2, कल्पना करो कि हम यहाँ एगो c/2 ऐसे लगा देंगे, ये दोनों को हटा के c/2 यहाँ लगा देंगे, तो ये दोनों साफ साफ पैरेलल में दिख रहा है। तो इसका मतलब कि c/2 यहाँ से सीरीज में आएगा और ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल में जोड़ते हैं तो c/2 प्लस सी, ये 3c/2 हो जाएगा। तो चलिए इसका व्यवस्था हो गया कि यहाँ A है, यहाँ B, इसका फोटो चेंज करेंगे तो इधर हो जाएगा 3c/2। अब आइए इसके साथ तो अभी कोई कहानी दिख नहीं रहा, इसके साथ भी, इधर वाला के साथ भी कोई कहानी दिख नहीं रहा, इधर का कोई कहानी, इधर जो चार्ज जाएगा ऐसे जाएगा, तो ये दोनों साफ साफ किस में दिख रहा है? तो सीरीज में। ये दोनों सीरीज है, उसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा, तो फिर वही बात, ये भी 3c/2 हो जाएगा। तो ये 3c/2, जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना वो पॉइंट रहना चाहिए। अब देखिए जो चार्ज इसमें इंटर करेगा, इस तरीके से साफ दिख रहा है कि ये तीनों जो है वो सीरीज में है। तो इन तीनों का सीरीज कैलकुलेट किया जाए, 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 3c/2 प्लस 1/c, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये c इक्विवेलेंट सॉल्व करके आता होगा, ये वैल्यू आया सॉल्व करके 3c/8 आया है। तो ये हो गया आपका 3c/8। अब देखिए ये 3c/8 लगा दीजिए, ये हो गया आपका 3c/8 और ये 3c/2। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इसको सॉल्व कीजिए, 3c/8 प्लस 3c/2, 8 आएगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 12 और 3 15, मतलब कि ये 15c/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 15c/8 हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, सब कैपेसिटर का वैल्यू C है। क्वेश्चन होगा इसमें कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में निकालना है। जैसे सपोज करो ये A है, ये B है, ये D है और ये E है। हम इसमें दो कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, एक बार सपोज AB और AD, और एक तुम लोग को बनाना है। तुम लोग का जो इसमें होमवर्क है मान लो वो है तुम्हारा CAD कितना होगा ये, और दो हम बना रहे हैं A से B A to E, ठीक है। पहला सपोज करो कि हम बना रहे हैं CAB, कि CAB कितना होगा। तो नियम क्या बताए? नियम बार बार वही है कि जो चार्ज यहाँ से भेजेंगे उसको यहाँ हर हाल में निकलना है, चाहे नानी घर जाए, दीदी घर जाए, मौसी घर जाए, कोई मतलब नहीं है।
अल्टीमेटली बी के पास आना है। तो जो चार्ज यहाँ से गया यहाँ पहुँचा तो एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर, तो बोलेगा सर दो रास्ता वाला को तो आप पैरेलल पढ़ाए थे। ऐसा नहीं है, दो रास्ता वाला पैरेलल में होता है उसके लिए एक और कंडीशन है कि एक पॉइंट पे जब वो दो पाथ में डिवाइड होगा तो फिर मिलेगा भी एक कॉमन पॉइंट पे, तब वो पैरेलल माना जाएगा। जैसे ये एक इधर गया एक इधर गया, पर ये इधर जाके मिल गया और ये इधर जाके मिल गया, एक जगह नहीं मिला तो इसको पैरेलल नहीं बोलेंगे। एक ही जगह से एक से ज़्यादा पाथ में डिवाइड होगा और फिर वो कॉमन पॉइंट पे मीट करेगा तब पैरेलल होगा। यदि उनका मुलाकात कहीं और हो रहा है अलग अलग जगह में तो हम लोग उसको पैरेलल एज्यूम नहीं करते हैं, उसको पैरेलल नहीं माना जाता है, मतलब ये पैरेलल नहीं है। अब आइए उसके आगे, तो जो चार्ज यहाँ गया वो यहाँ पहुँचा तो ऐसे चला जाएगा, कुछ इधर भी आ सकता है तो फिर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब सोचिए कि जो चार्ज इधर चला गया वो यहाँ कैसे लौटेगा, तो इधर तो आगे सर्किट ही टूटा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि जो इधर से गया फिर वो लौट के आएगा, लेकिन सर्किट में लौटने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। एक बार यदि कोई करंट किसी पाथ से चला गया तो रिट्रेस करने का ऑप्शन उसके पास नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि गलती से कोई इधर चला गया तो लौट नहीं पाएगा, और इसलिए ये ऐसा गलती नहीं करेगा। भगवान इसको जो है वो दिव्य दृष्टि दिया हुआ है, जैसे महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि दिया हुआ था, वो यहीं से देख लेगा कि आगे रास्ता टूटा हुआ है। यही हस्तिनापुर है और इधर कुरुक्षेत्र का इलाका है, यहीं से वो देख लेगा कि आगे सर्किट टूटा हुआ है, जाने का कोशिश ही नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि इस कैपेसिटर में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, मतलब ये बेकार का है। जिसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा उसको यहाँ से हम लोग भगा देंगे। वैसे ही यहाँ जब आएगा तो जो चार्ज इधर चला जाएगा यहाँ लौटने के लिए रिट्रेस करना पड़ेगा, तो फिर इसके पास यहाँ से दिव्य दृष्टि लगा के देखेगा और दिव्य दृष्टि कहता है कि इधर पुल टूटा हुआ है, रास्ता ब्लॉक है, तो इधर जाएगा ही नहीं। तो इस दिव्य दृष्टि के बाद क्या कीजिए कि जिसमें जिसमें ये चार्ज फ्लो कर रहा है सिर्फ उसका एक फोटो बनाइए। तो इसका फोटो यदि आप बनाइएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से संजय का आंख लगाने के बाद ऐसा। अब आइए अब सीरीज पैरेलल आप आसानी से देख सकते हैं। जो चार्ज यहाँ से चला ऐसे गया और ऐसे लौट आया, तो साफ साफ ये लोग सीरीज में दिखाई पड़ रहा है। तो तीन कैपेसिटर बराबर है, सीरीज में है तो C/3 हो जाएगा। तो सक्सेसिव रिडक्शन लगा रहे हैं हम लोग, तो ये वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं कि ये तीनों C/3 हो गया, ऐसा ये C/3, ये C हमारा रहेगा और फिर से यहाँ एक C, कुछ इस टाइप का फोटो बन जाएगा। अब देखिए आपको दिखता होगा कि ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। फिर से एक फोटो बनाइए आप, तो यहाँ C, ये 4C/3। अब ये साफ साफ सीरीज में दिख रहा है तो आप सीरीज का फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अब इसमें हम लोग 1/C इक्विवेलेंट लिख देंगे, 1/C 1/4C/3 प्लस 1/C, इसको सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। तो कितना आंसर आ रहा है, ये 4C ये तो यहाँ 3 हो गया, 4 और 4 8 और 3 शायद 11 हो जाएगा। तो 4C ऊपर चला गया था, 3 यहाँ, 3 नहीं यहाँ, 3 4, ठीक है। तो ये ऐसा आंसर हो जाएगा। इसी में हम क्या करते हैं कि एक और पॉइंट के बीच में निकाल देते हैं, A एंड E के बीच में निकाल देते हैं। एक तुम लोग को कैलकुलेट करना था। अगला हम कैलकुलेट कर रहे हैं A एंड E के बीच में। तो देखिए A और E के बीच में कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो चार्ज यहाँ भेजे हैं उसको हर हाल में यहाँ से निकलना है। तो एक तो ऐसे गया, इधर बट गया, इधर बट गया। यदि कोई गलती किया इस रास्ते में आने का तो इधर आ गया, तो फिर यहाँ कैसे आएगा, तो ये वापस जाएगा तब आएगा, और वापस जाने का अधिकार इसमें दिया नहीं गया है। मतलब संजय का आँख ये बोलेगा इधर जाओ ही मत, तो ये इधर जाएगा ही नहीं, ये बेकार का आदमी है। तो जो यहाँ से आया वो ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ से जो आया वो ऐसे जाएगा। चूँकि इधर भी वही बात हो गया, आगे का रास्ता टूटा हुआ है तो इसमें नहीं जाएगा। तो थोड़ा एक नया फ़ोटो बना लीजिए तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग एक नया फ़ोटो बना रहे हैं, वो फ़ोटो कुछ ऐसा दिखेगा। C C C C C C, यहाँ A हो गया और यहाँ पे E हो गया। अब देखिए
ये दोनों तो साफ साफ सीरीज दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों भी सीरीज है, चूंकि जो ऐसे जाएगा वो ऐसे आएगा इस तरीके से। तो सी का सीरीज c/2, सी का सीरीज c/2, तो कितना होगा? तो यहाँ से आइएगा तो कुछ ऐसे दिखना चाहिए ये फोटो आपका, ये c/2 c/2 यहाँ E है और यहाँ A है। अब ये दोनों पैरेलल में है तो c/2 का पैरेलल C होता है, तो हम लोग इसको C लगा देंगे, C। अब साफ दिख रहा है, आंसर होगा c/3। ये तीनों सीरीज में है इसलिए इसका आंसर जो है वो c/3 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो था वो सक्सेसिव रिडक्शन का था। इतना सारा क्वेश्चन हम आपको सक्सेसिव रिडक्शन का बताए, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन आप बनाइएगा, किताब में अलग से नहीं हेडिंग दे के मिलेगा कि ये सक्सेसिव रिडक्शन का है, तो अभी आप इस टॉपिक को कंप्लीट होने दीजिए सीरीज पैरेलल, तब बनाइएगा, और जब बनाएंगे तो ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। अब आइए दूसरा मेथड जो है इसमें, उसका नाम है कनेक्शन रिमूवल मेथड। सेकेंड मेथड बता रहे हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का। मेथड नंबर 2 नाम है कनेक्शन रिमूवल मेथड। कनेक्शन रिमूवल मेथड। कनेक्शन रिमूवल मेथड में क्या क्या होता है, एक इसके लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो शायद बात ज़्यादा समझ में आएगा। फिर हम लोग इसका स्टेटमेंट में आएंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है। ऐसा यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ पे B है, सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू R दिया हुआ है। बोलेंगे इसके पहले तो ये इस टाइप का सवाल बताए थे? नहीं बताए थे, वहाँ पे नीचे नहीं जुड़ा हुआ था, वो थोड़ा ऊपर में था, और नीचे जोड़ देंगे तो कहानी थोड़ा बदल जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि A से B के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप यदि यहाँ ठीक से देखें तो आपको कहीं सीरीज और पैरेलल स्पष्ट नज़र नहीं आएगा, बहुत क्लियर नहीं है कि फलना जगह सीरीज है और फलना जगह पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक मेथड लगाते हैं, बहुत सारा मेथड है, उसमें से एक मेथड है कनेक्शन रिमूवल मेथड। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि फिगर में एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए कि उस लाइन के दोनों साइड में फिगर में सिमिलैरिटीज हो, फिगर एक जैसा दिखता हो। यदि ऐसा लाइन फिगर में एग्जिस्ट करता है तो इस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको इस टाइप का लाइन नज़र आए, लेकिन जहाँ नज़र आए वहाँ ये मेथड लगाया जा सकता है। तो यदि हम यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींच दें तो आप देखिए इस लाइन के लेफ्ट साइड में और लाइन के राइट साइड में फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है। इस लाइन के लेफ्ट साइड और इस लाइन के राइट साइड दोनों साइड में फिगर एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना है वो दोनों पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री के अपोजिट साइड आना चाहिए। जैसे ए लाइन ऑफ सिमेट्री के इस साइड है और बी लाइन ऑफ सिमेट्री के इस साइड है, दोनों एक साइड नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि बी यहाँ होता और क्वेश्चन में बोलता है ए और बी में लगाइए, तो ये मेथड काम नहीं आता, क्योंकि जब हम सर्किट को डिवाइड करेंगे तो ए और बी दोनों एक साइड आ गया। तुम ऐसा समझो कि इस भारत का डिवीजन हो रहा है और ए पंडित जवाहरलाल नेहरू है और बी जो है सो मोहम्मद अली जिन्ना है। तो जब देश का बंटवारा हो गया और उसके बाद नेहरू जिन्ना दोनों एक साइड रह जाता, तो फिर पाकिस्तान बना क्यों था? इसका ये मतलब हुआ कि जब देश का डिवीजन कर रहा है तो नेहरू इधर होगा तो जिन्ना इधर जाएगा। दोनों अलग अलग साइड होना चाहिए, दोनों एक साइड नहीं होना चाहिए। तो पहला बात कि फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए मतलब वो फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। जिस दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना है वो दोनों पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री के अलग अलग साइड में जाना चाहिए। तीसरा बात कि अब यदि इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई अननेसेसरी ज्वाइंट नजर आए, कोई अननेसेसरी कनेक्शन नजर आए, तो आप उस ज्वाइंट को इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे कहीं भी उठा के रख सकते हैं। उस ज्वाइंट को लाइन ऑफ सिमेट्री में कहीं भी उठा के रिप्लेस कर दीजिए, इससे आपको सीरीज पैरेलल तुरंत नजर आने लगेगा। जैसे यहाँ पे एक ज्वाइंट है, ये एक चौराहा है और इस चौराहा का मोड़े को हम चेंज कर देंगे, ज्वाइंट को ऊपर उठा देंगे।
इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे ज्वाइंट को शिफ्ट कर देना है। ऐसा करने का अधिकार आपके पास होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री को ही शिफ्ट कर देते हैं। तो देखिए यदि लाइन ऑफ सिमेट्री को हम शिफ्ट कर दें तो कैसे बनेगा, यहाँ ए है, यहाँ बी, आर आर। यदि आप ऐसा कर दिए तो आप साफ साफ सीरीज पैरेलल नजर आ सकता है। आपको दिखता होगा कि ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है तो आर आर का सीरीज 2r, उसके साथ ये पैरेलल है, तो 2r और r का पैरेलल आप सॉल्व कीजिएगा तो शायद ये 2r/3 आ जाए आपको, और फिर ऐसा फोटो बन जाएगा। ये दोनों आर आर का सीरीज है, तो सीरीज है तो आप इसको 2r लिख सकते हैं, ये r है, ये r है और ये 2r/3 है। अब ये तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 3 और 3 6 और 2 8, इसका जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो आपका 8r/3 और यहाँ पे 2r होगा। अब ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो 8r/3 इंटू 2r डिवाइडेड बाई 8r/3 प्लस 2r, 3 3 कट जाएगा लेकिन ये 6 हो जाएगा, और ये 16r² और 6 और 8 14r, मतलब कि 8/7r इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका कनेक्शन रिमूवल मेथड। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सवाल को हम उसी मेथड से बनाएं, और भी तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक मेथड है, इससे इसको बनाया जा सकता है। हम इसी क्वेश्चन को आने वाले दिनों में 2 और मेथड से बना के दिखा देंगे आपको, लेकिन अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है कनेक्शन रिमूवल। तो कनेक्शन रिमूवल से ऐसे बनेगा। इसी पे HC वर्मा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन ऐसे दिया है, उसमें नीचे में भी सर्किट अटैच कर दिया है, तो नीचे में भी सर्किट अटैच कर देंगे तब कैसे बनेगा। वहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट दे दिया है और क्वेश्चन बोलता है कि इसका इक्विवेलेंट निकालो। तो यही करना होगा आपको कि 8r/3 2r, एक रेजिस्टेंस यहाँ और लग जाएगा 8r/3 का। देखिए ऊपर वाला पूरा डिपार्टमेंट 8r/3 था, तो नीचे वाला पूरा डिपार्टमेंट भी 8r/3 हो जाएगा। अब आप तीनों को पैरेलल में मिला के सॉल्व कर दीजिए। ये क्वेश्चन HC वर्मा में करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया हुआ है, तो ऐसे बन जाएगा। हम चाहें तो यहाँ रजिस्टर को हटा करके कैपेसिटर लगा देंगे और फिर उसको उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। कनेक्शन रिमूवल में एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि ऐसा एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहाँ A है, यहाँ B है, इसमें A और B में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई बोलेगा ये तो अभी बताए थे, थोड़ा अंतर है उसमें। उसमें ये जुटा हुआ नहीं था, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया। तो चेक कीजिए कि क्या इसमें कहीं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकता है क्या। यदि कहीं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकता है तो चलिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं। जैसे क्या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर है, तो फोटो के इस साइड, सॉरी लाइन के इस साइड का फोटो और लाइन के इस साइड का फोटो पूरा सेम है, लेकिन थोड़ा एक कंफ्यूजन है। आइए थोड़ा इस कंफ्यूजन को ठीक करते हैं। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ A है, यहाँ B है। हम यदि एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से खींच दें तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, पर ऐसा नहीं होता है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। मतलब इसमें एक हम गलत ड्रॉ किए हैं और एक हम सही ड्रॉ किए हैं। तो कौन सही है कौन गलत है? ये वाला फोटो गलत है। क्यों गलत है? A मतलब नेहरू, B मतलब जिन्ना। इसमें क्या हुआ, नेहरू जिन्ना सेम साइड आ गया, और इसमें देखिए इधर नेहरू जिन्ना अलग अलग आ गया। तो हम बताए थे कि नेहरू जिन्ना अलग अलग होना चाहिए, नेहरू जिन्ना एक साइड नहीं होना चाहिए, इसलिए पहला फोटो गलत हो गया। तो यदि किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो कि जहाँ एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लाइन ऑफ सिमेट्री का, वहाँ हम लोग कन्फ्यूजन दूर कैसे करते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है।
अब आइए दूसरा बात कि हम लोग को इसमें ज्वाइंट हटाना है। थोड़ा सा ज्वाइंट हटाने में भी कंफ्यूजन हो सकता है, आइए वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चाहें तो ज्वाइंट को ऐसे हटा दें, इस तरीके से, यहाँ A है यहाँ B है, या हम ज्वाइंट को ऐसे हटा दें इस तरीके से, यहाँ पे A है यहाँ पे B है। कोई एक फोटो जो है वो सही है और दूसरा फोटो जो है वो गलत है, तो सवाल उठता है कौन सा फोटो सही है और कौन सा फोटो गलत है। आप देखिएगा उसमें जो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अननेसेसरी ज्वाइंट को लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग शिफ्ट करना है, उसके बेसाइड शिफ्ट नहीं करना है, उसके इर्द गिर्द शिफ्ट नहीं करना है, बल्कि ऑन द लाइन शिफ्ट करना है। तो आप देखिए आप क्या किए हैं इस फोटो में, ये हमारा है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें ये हमारा है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें क्या हुआ है कि ऑन द लाइन शिफ्ट किए हैं। ये लाइन के ऊपर ज्वाइंट है और ये ज्वाइंट इर्द गिर्द में चला गया, इसलिए ये फोटो गलत है और ये फोटो सही है। मतलब कि हमारा जो फाइनल फोटो आया वो कुछ ऐसा आया, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और आप देख सकते हैं कुछ देरी पहले हम सक्सेसिव रिडक्शन में ये क्वेश्चन बता चुके थे कि इसका आंसर क्या होगा। आप इस तरह से ज्वाइंट हटा लीजिए और ज्वाइंट हटने के बाद ये कंप्लीटली सक्सेसिव रिडक्शन में चला जाएगा और आप सक्सेसिव रिडक्शन से इसको बता चुके थे, तो वहाँ से बना देंगे। तो ये जो है नाम था इसका कनेक्शन रिमूवल मेथड। कनेक्शन रिमूवल समझा दिया आपको कि कैसे होता है। इसके आगे जो है वो मेथड चेंज हो जाएगा, अगला मेथड पे हम लोग आएंगे, पर चूंकि आज समय समाप्ति की ओर है तो चलो हम आज इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। शायद एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछा था, याद नहीं हमको। अच्छा ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन भी अगला दिन बता देंगे, आज समय समाप्त हो गया है तो छोड़ देते हैं। तो लोग को जो है वो हो सकता है 1-2 दिन में हम तुमको ग्रुप में इलेक्ट्रोस्टैट का एक असाइनमेंट डाल देंगे, तुम लोग उसको बनाना। अभी कोशिश करते हैं, हो गया कंप्लीट तो ठीक है, नहीं तो अगला क्लास में दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।